हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 412। आई होप आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा, क्योंकि वो अब तक के सबसे इंटेंस एपिसोड्स में से एक था। उसमें शुशा को खात्मा हुआ था और हमने देखा था एक 7 कलर्ड फायर लोटस। एंड लास्ट में जब मिस्टर फैंग वांडर जियान की बैंड बजाने वाली होती है, आगे का शाओ क्लैन ने उनके साथ कुछ गलत किया होता है, तो फिर जियान की बॉडी से एक रोशनी बाहर आती है जिसके सामने हेवन और अर्थ के रंग बदल गए थे। अब हम देखते हैं उसके आगे का सीन इस माउंटेन रेंज में, जिसमें एक बड़ी सी पत्थर की दीवार खड़ी थी। इस दीवार पे शाओकलन की बहुत सारी इमेजेस होती हैं। वहीं पे इनमें भी जो फिगर सबसे ज्यादा ग्रैंड लगता है वो और कोई नहीं बल्कि शाओकलन के पीटीआर का था। और कोइंसिडेंटली फैंग वानर को इनसे ही सबसे ज्यादा नफरत होती है। जब जान के सर के ऊपर वो फैंटम अपीयर होता है, फैंग वानर की आंखें श्रिंक हो जाती हैं, गुस्सा फटता है एकदम ज्वालामुखी की तरह, आसमान थरथराने लगा था। वो कहते हैं शाओ यंगटियान। अगर शाओ यंगटियान नहीं होते तो शायद फैंग वानर शाओ क्लैन से इतनी नफरत नहीं करते हैं। खैर, इस नफरत का कारण क्या था वो इसके बारे में गार्डियंस और बाकियों को भी नहीं बताती हैं। वो अपीयर होने वाला ओल्ड मैन जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, तो जियान की तरफ देख के बोलता ही बच्चे, मानना पड़ेगा कि तुम में हिम्मत तो है। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि जियान इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएगा। जियान के चेहरे पे कमजोर स्माइल होती है। जियान जैसे डीवन वर्ल्ड की उस केव से बाहर आया था, उसे फील हो रहा था कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन पावर उसके शरीर में छिपी हुई है। जियान कहते, सीनियर, आपने इस डिसेंडेंट को सच में बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वो फैंटम हल्का सा खांस के बोलते, हाँ, ये सच है कि उस वक्त हमसे गलती हो गई थी। उस ओल्ड वुमन की तरफ मुड़ के बोलते हैं, शाओफेंग, मुझे माफ करना। इस आवाज में बिल्कुल सच्चाई झलकती है, जैसे वो सच में अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। लेकिन फैंग वानर का गुस्सा ही सुन के और वो बोलने लगता है। वो गुर्रा के बोलते हैं, शाओ यंटियान, क्या तुम्हें सच में यहाँ पे आने का हक है? और तुम्हें सॉरी बोलने की किसने इजाजत दी? हम गार्डियंस जो कि हजारों सालों से शाओ क्लैन की पूरी वफादारी से मदद कर रहे थे, हमने ऑर्डर को बनाए रखा और वेसल रेसेस को संभाला, लेकिन बदले में तुमने हमें क्या दिया? उनकी आवाज से पहाड़ हिल जाते हैं। गुस्से की वजह से आसमान में क्रैक्स बनने लगते हैं। ये सुन के वो इल्यूजरी फिगर जो कि शाओ इंडियन थे, वो सीरियस टोन में बोलते हैं, मैं भी पूरी सच्चाई नहीं जानता हूँ। हेवन और अर्थ के उस वॉर के बाद हम अलग अलग रियल्स में बचे हुए इविल क्लैंस को खत्म करने के लिए चले गए, लेकिन जब लौटे तो गार्डियंस तबाह हो चुके थे। हमने हत्यारे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी रहस्यमयी पावर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनकी आवाज में गहरा पछतावा साफ महसूस हो सकता था। वो एक ऐसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे जहाँ से पूरा खेल खेला जा रहा है। लेकिन फैंग वानर उन्हें काट के बोलती है, रुको, तुम श्योर नहीं हो? हमने तो वफादारी दिखाई थी। शाओ क्लैन के लिए हमने वेसल रेस को रूल किया, बट आखिर में तुम सबने न जाने कितने कंपेनियंस को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। क्या मैं यहाँ पे गलत कह रही हूँ? शाओ यंटिन नरमी से बोलते हैं, मुझे हमेशा से शक रहा था कि कुछ गलत है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि फैंग वानर धाड़ के बोलती है, शक मत करो, हमारी गार्डियंस के रिनकार्नेशन लेवल के बींग्स भी मारे गए। हमने अपनी आंखों से तुम्हें हमला करते हुए देखा। वो ताकत, वो चेहरा, ये तुम्हारा ही था। और तुम सफाई देना चाहते हो? उनकी बॉडी के पीछे हजारों आईसी रून्स कंडेंस होते हैं। उनकी पावरफुल नॉर्मल वर्ल्ड से कई गुना आगे होती है। ये अटैक्स जिस पे भी बरसते उसका नामो निशान डेफिनेटली मिट जाता। फैंग वानर के चेहरे पे उस गुस्से को देखे शाओ इंडियन का फैंटम ट्रेम्बल हो जाता है। वो कहते हैं, इम्पॉसिबल, हमें बदनाम करने वाला कोई और होगा। मेरे शाओ क्लैन में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। फैंग वानर चीख के बोलती, इम्पॉसिबल? हमारे गार्डियंस की मौत, मैंने उन्हें आग और खून में अपनी आंखों से डूबा हुआ देखा। क्या तुम अभी से जुटलाना चाहते हो? उनकी यादें अभी जिंदा थी। उन्हें जैसे याद था कि किस तरीके से शाओ क्लैन के पेट्रियार्क ने अपनी सेना को बुला के गार्डियंस के ऊपर हमला किया। तो फैंग वानर बस एक बच्ची थी। एक ही रात में उनके सारे रिलेटिव्स मारे गए। शाओ यंटिन धीरे से रिला के बोलते हैं, तुम अभी गुस्से में हो, ये मामला ऐसे हल नहीं होगा, पर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। फैंग वानर की आंखों में दिखाई देता पागलपन। वो कहती है, नफरत कभी नहीं मिटेगी। जब तक मैं फैंग वानर जिंदा हूँ, मैं चुन चुन के शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स को खत्म करती रहूंगी। एक ही झटके में सामने पॉइंट करती है। उनके पीछे हवा में हवर करने वाले आईसी रून सीधे शाओ यंटिन के फैंटम की तरफ चले जाते हैं। आसमान क्रैश क्रैश की आवाज साथ फटता है। हजारों लंबी दरारें बन जाती हैं। वर्ड ट्विस्ट होने लगा था और इस सीन को देख के जियान बिल्कुल स्टन्ड होता है। वो खुद से बोलता है, ये हो क्या रहा है? गार्डियंस तो शाओ क्लैन के मैनेजर्स जैसे थे, फिर शाओ क्लैन ने इन्हें क्यों मारा? क्या यहाँ पे सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी ने साजिश रची? लेकिन ऐसी पावर कौन रख सकता है जो मल्टीपल रिइंकार्नेशन पावर को साथ में मिटा दे और वो हाई लेवल के एक्सपर्ट्स भी उसे पहचान न सके? दूसरी तरफ जब शूजिंग हमला करते हुए देखती है, वो चीख के बोलती है, मिस्ट्रेस, क्या आपने अभी यान क्लैन के सुप्रीम एल्डर से फाइट नहीं करी? आखिरकार उसे भी रिजरेक्ट किया गया था। हजारों सालों से जो हमारे बीच में दुश्मनी बनाई गई है, मुझे लगता है ये बस एक गलतफहमी है। बट फैंग वानर सुनने को तैयार नहीं होती हैं। वो कहती हैं, फॉल फॉर मी। वो आईसी रून्स फूल की तरह खिलने लगते हैं। ये सीन देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन मौत से भरा हुआ
हुआ था। गूंजते हैं वो क्रंच 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 के साउंड, आसमान जगह जगह पे चटकने लगता है। शाओ युनटेन साय करते हैं, उनकी इल्यूजरी बॉडी चाइना से फैलने लगती है। ये ढाल बन के शोजिंग और जियान को प्रोटेक्ट करती है। स्पेस में बूम बूम क्रैक की आवाजें गूंजती हैं। ये कुलियंस कई मिनट्स तक चलते रहते हैं। जब बाद में सबको शांत हो जाता है तो हम चारों तरफ के फ्रैक्चर हो चुके आसमान के क्रैक्स में से कई टेरिफाइंग फिगर्स को निकलते हुए देखते हैं। इनकी पावर्स ऐसी थी जैसे कोई ड्रैगन जाग रहा हो। इनमें कई यंग कल्टिवेटर्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर बूढ़े लोग। 7 से 8 साल दो चांस की यहाँ पे कमी नहीं होती है। ये धीरे धीरे करके माउंटेन टॉप पे आ जाते हैं। फाइनली जब इनकी नजरें टिकती हैं जियान के ऊपर, स्पेस वैंग हमिंग आवाज के साथ कांपने लगता है। कुछ गार्डियंस तो अभी भी जस्ट रिट्रीट से बाहर आए थे। शुरुआत में तो उन्हें जियान में कुछ खास नहीं दिखता, स्पेशली बैटल के बाद तो बिल्कुल सूख सा गया था। लेकिन जब इन सब गार्डियंस को उसके ऑरे में फैमिलियरिटी फील होती है, इन सब की आंखें नैरो होने लगती हैं। ये ऑरा साफ तौर पे शाओ क्लैन का था। पहले तो इन सब की आंखों में बस नफरत दिख रही थी, लेकिन अभी जियान को घृणा के साथ भी देखते हैं। फिर फैंग वानर की तरफ मुड़ के बोलते हैं मिस्ट्रेस। वो ओल्ड वुमन ने फैंग वानर दिल्ली से बोलती क्योंकि सब गार्डियंस जाग चुके हैं, तो चलो मिलकर शाओ क्लैन के इस डिसेंडेंट को पनिश किया जाए। आखिरकार अगर ये अपने एंसेस्टर के किए की सजा नहीं भुगतेगा तो फिर कौन भुगतेगा? चाहे बात हो सुप्रीम एल्डर यानी एन से फाइट करने की या फिर कुछ समय पहले किए गए हमले, इन सब की वजह से फैंग वानर भी थक गई होती हैं। स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अब तक शाओ क्लैन के खिलाफ नफरत दिखाई थी, अब इतने गार्डियंस के सामने अपने रुख को बदल भी नहीं सकती थी। वो गार्डियन जो कि शुरुआत में यान क्लैन के एल्डर से फाइट कर रहा था, जिसका नाम होता है मोजे, वो आगे बढ़ के बोलता है मिस्ट्रेस, ये मामला कुछ अलग लग रहा है। आई होप आप इसमें कुछ जल्दबाजी नहीं करोगे। शोजोइंग भी झिझकते हुए बोलती है मिस्ट्रेस, ये बात वैसी नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, क्यों ना हम अंडरवर्ल्ड जाके सच पता करें। फैंग वानर कोल्ड स्नॉट करके बोलती अंडरवर्ल्ड, क्या वहां पर जाना इतना आसान है? ठीक है, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, अब हमला करो। उनकी हथेली ने जियान की तरफ इशारा किया था। तुरंत स्पेस में फैलने वाली आईसी फोर्स जियान को इम्प्रिजन करने लगती है। जियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह भी जम गई हो। वो धीमी आवाज में कहता है सीनियर फैंग, मुझे भरोसा है कि आप समझदार हैं। और जैसा कि एंसेस्टर शाओ युनटेन ने खुद कहा कि जिन्होंने गार्डियंस के ऊपर हमला किया वो नहीं थे, बस उस हमलावर ने उनकी पावर्स और उनके चेहरे को कॉपी किया था। इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस्तेमाल करने वाले को एबिलिटीज दे सकते हैं। जब जियान फैंग वानर से कह रहा था, शोजिंग बाकी के गार्डियंस को सारे मैटर के बारे में बताती है। कुछ गार्डियंस एक दूसरी तरफ देखने लगे थे। वो कहते हैं कि हम बाकी में धोखा खा गए हैं, क्या इसमें कोई और सच्चाई छिपी हुई है? जियान सीरियस टोन में बोलते सीनियर फैंग, अगर आपके मन की गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुई हो तो फिर जूनियर आपके सामने खड़ा है। जियान जैसी बातें कर रहा था, ऐसा करेज हर किसी में नहीं होता है। ये देखे गार्डियंस एक दूसरे में फुसफुसाने लगते हैं। शुजुमी चालाकी से बोलती मिस्ट्रेस, जियान की बात ठीक है, हेल वर्ल्ड में क्षति गर्भ जैसे बींग्स हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। उन हाई लेवल की पावर ऑफिसर्स भी पहचान नहीं सकते। क्यों हम बस तब तक अपनी दुश्मनी को रोक दें जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता है। आखिरकार तब भी बदला लेने के लिए देर नहीं हुई होगी। पहले बात तो लॉजिकल होती है और फैंग वानर के मन में कुछ चीजें और क्लियर होने लगती हैं। जैसे उनका गुस्सा हल्का पड़ने लगा था। वो कहती हैं ठीक है, बट मौत की सजा तो माफ हो सकती है, लेकिन मेरा गुस्सा ऐसे शांत नहीं होगा। वो कहती हैं ठीक है, मेरे इस अटैक का सामना करो। अगर तुम सर्वाइव कर लेते हो तो तुम कुछ चीजें जानने के हकदार बन जाओगे। गार्डियंस एक दूसरी तरफ देख के बोलते हैं 3 मूव्स, इतना तो होना ही चाहिए। ये लोग बातें ऐसे कर रहे होते हैं जैसे जियान कोई खेल खिलौना हो। वो एक गहरी सांस लेके बोलते हैं, मैं शाओ क्लैन का डिसेंडेंट आपके 3 वारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर इनकी वजह से जूनियर की जान भी चली जाती है तो मैं तब भी आपको ब्लेम नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स वो बाहर से चाहे कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर से शाओ युनटेन को कोस रहा था। जियान कहता है ये बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल दिया? जियान के बिहेवियर को देखे गार्डियंस नोट करते हैं। कोई कहता है ठीक है, इस लड़के में करेज तो है। फैंग वानर एक मिडिल एज मैन की तरफ इशारा करती है, जो काफी दुबला पतला सा लग रहा था। वो कहती है मार्वन, ये तुम पहला अटैक करोगे। वो व्यक्ति नोट करके अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। इसने पहन रखी नीले रंग की रोब और अपीयरेंस किसी स्कॉलर जैसी होती है, जैसे सिर्फ बैटल्स वगैरह नहीं बल्कि पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। बट ऑफ कोर्स शाओ क्लैन की उसकी आंखों में गुस्सा ये बिल्कुल छिपता नहीं है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं ये क्लैन का सैक मास्टर मार्वन ये हूँ। मेरी स्ट्रेंथ 8 साल दूसरे मिडिल स्टेज की है। लिटिल ब्रदर जियान, अगर तुम मेरे अटैक को झेल लेते हो तो हमारे बीच की दुश्मनी समाप्त हो जाएगी और फ्यूचर में मेरा ये क्लैन आपको सपोर्ट भी करेगा। जियान मनी मन में कहता है ये क्लैन। तभी शोजुंग उसे समझाती है यहाँ सिर्फ 10 गार्डियंस रहते हैं, बाकी के पावरफुल लोग वैसे क्लैंस के लीडर्स हैं, उनकी राय लेना बहुत जरूरी होता है। जियान भले तुम सेंस न कर पा रहे हो, लेकिन मिस्ट्रेस चुपचाप से तुम्हारी हेल्प कर रही है। पास में खड़ी फैंग वानर सुन के हम्प करती है। जैसे उनकी पैनी नजरें शोजुंग की पीठ पे पड़ती हैं, उस लड़की के चिल फैल जाती है। फैंग वानर के हाथ के इशारे से जियान को शैकल्स कैद कर रहे होते हैं, वो एक ही बार में टूट जाते हैं। वो मिडिल एज मैन जिसका नाम मार्वन ये था, जियान की हालत को देख के वो
बोलता है अगर तुम थक चुके हो तो क्यों ना हम इसे कल के लिए टाल दें। लेकिन जियान धीरे से बोलते सीनियर ये आपका दया दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मार्वन ये सुन के हंसने लगा था। वो कहते अच्छा ये सच में शाओकाइन का डिसेंडेंट है, तो वे चलो सामना करो मेरी इस टेक्निक का। इस टेक्निक का नाम होता है हेयिन टियानाओ। मार्वन के हाथ में एक बांसुरी अपीयर होती है, लेकिन लकड़ी की नहीं बल्कि जेड से बनी हुई थी। जैसे वो उसे बजाना शुरू करता है चारों तरफ बांसुरी की साउंड वेव्स फैलने लगती हैं, जिन्होंने माहौल को एकदम नया कर दिया था। हाउएवर ये आवाजें भली औरों के लिए काफी मधुर हों, लेकिन इन्हें सुन के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कहते साउंड एटीट्यूड पावर हाउस। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की ताकत खींची जा रही हो। थोड़ी देर में आसमान में चिंग चिंग क्रैंक की आवाजें गूंजती हैं। ये एनर्जी साउंड वेव्स इकट्ठा होकर एक हरे रंग के क्रेन को बनाती हैं। ये पक्षी हजारों मीटर लंबा होगा और इसे शानदार नोट्स ने ढक रखा था। मतलब जो सुर होते हैं ना, गूंजती है फरफा फर की आवाजें। ये अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाता है तो शूट हो जाता है जियान की तरफ। जियान भी हेस्टेट नहीं करता, वो धाड़ के बोलते ड्रैगन को फर्स्ट ट्रांसमिशन, सेकंड और थर्ड। उसकी त्वचा के नीचे से निकलते हैं ड्रैगन स्केल्स। उसकी बॉडी को एक मिस्टीरियस एनर्जी की प्रोटेक्शन ने ढक लिया होता है। तब यूक्रेन तेज से क्राई करते हुए, मतलब अपने मुंह से आवाज निकालते हुए सीधा जियान से बूम बूम के साउंड से टकरा जाती है। पॉइंट ऑफ कोलिजन से फैलती है पावरफुल साउंड वेव, जिनसे बचने के लिए गार्डियंस ने अपने सामने छोटे छोटे बैरियर्स बना लिए थे। जियान दांती म्यूज के अटैक से सहता रहता है। अंत में जाके उसके सामने का बैरियर टूटा नहीं था, बल्कि वो ह्यूज ग्रीन टूट के बिखर जाती है। वो हमला करने वाला मार्वन ये मुस्कुराता है। वो कहता है कि अजीब लड़का है, मैं अपने शब्दों से वापस नहीं लौटूंगा, मैं फ्यूचर में तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। जियान भी हल्की स्माइल के साथ अपने सिर को झुकाता है। ऑफ कोर्स अंदर ही अंदर उसकी ऑर्गन्स डांस कर रही होती हैं। शुजिंग चुपचाप से बोलती है गार्डियंस में दो लोग हैं जो शाओकाइन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। एक है एलिफेंट जेनसोंग और दूसरा है वान यानगुए। जियान ध्यान रखना अगली बारी उनकी है, ये इतना आसान नहीं होने वाला। जियान चुपचाप से मनी मन में कहता है तो इस मार्वन ये ने जानबूझ के अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। लगता है असली टेस्ट अब आने वाला है। कुछ ही देर में बैटलफील्ड शांत हो गया था। खासकर जियान ने जिस तरीके से अटैक का सामना किया होता है, लोग ये देख के दंग रह जाते हैं। आखिरकार जियान होता है एक मिड 7 स्टार दोशियान और मार्वन की स्ट्रेंथ उससे एक लेवल ऊपर थी। 1 2 3 4 सेकंड। फिर फाइनली भीड़ में से एक मोटा ताजा सा बंदा बाहर निकलता है। इसका चेहरा देखने में लगता है काफी भयानक। जब इसके भारी भारी कदम स्पेस में आगे बढ़ते हैं, आसपास की पहाड़ियां कांप जाती हैं। वो कोड साउंड करके बोलते हैं मार्वन ये तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। मार्वन स्माइल के साथ रिप्लाई करता है हे एलिफेंट आर्मर सेक के सेक मास्टर, आप सच में मजाक कर रहे हो। जियान काबिल है, आखिर मेरी ऐसा स्कॉलर उसे कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा। वो चुपचाप से अपने कदमों को पीछे लेता है। एक्चुअली मार्वन ने झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि उसने अपनी पावर को थोड़ा सा होल्ड बैक किया हो। लेकिन जियान के हाथों को उसके से ढक रखा था। मार्वन को उसकी स्ट्रेंथ एलिफेंट आर्मर सेक की चीज से बिल्कुल कम नहीं लगती है। जियान काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है सीनियर प्लीज। वो बेसिकली उसी भारी भरकम से बोरी को इशारा कर रहा था। अगर नॉर्मल इंसानों के हिसाब से बोली जाए तो इसका वजन कम से कम 300 किलो होगा। इसके पास वो रॉ स्ट्रेंथ होती है कि वो पहाड़ों को चकनाचूर कर दे। ये एक शेयर स्ट्रेंथ टाइप का फाइटर था। वो बर्ली मिडिल एज मैन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मैं हूँ एलिफेंट आर्मर सेक का सेक मास्टर मांजिन। मेरी कल्टीवेशन 8 साल दोशान लेट स्टेज पे पहुंच चुकी है। मेरी फितरत सीधी है। मुझे तुम्हारे शाओकाइन की जान बचा के भागने वाली हरकतों से नफरत है, इसलिए मेरा अटैक फुल पावर के साथ होगा। बच्चे मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका देता हूँ, अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वैसे इस मांझे ने शब्द तो काफी हार्श इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे लड़के अगर अकल है तो पीछे हट जा, वरना कुत्ते की तरह रेंगते हुए वापस जाना पड़ेगा। लेकिन कुत्ता रेंग कैसे सकता है, रेंगता तो सांप है। तुम्हारे भाई को लगी थी इसकी बात लॉजिकल, इसे डायलॉग थोड़ा चेंज कर दिया। जब उसकी वो गरजने की आवाज आसमान में गूंजती है, वो शुश शुश की साउंड से चलने वाली हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। वो हैवी और ऐसा फील करवाता है जैसे गार्डियन रेन का बैरियर कभी टूट सकता है। इसकी वार्निंग्स को सुनने के बाद भी जियान के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वो हल्की आवाज में कहता है सेक मास्टर ये इंजन आप मजाक कर रहे हो। मैं भले एक जूनियर हूँ, पर अगर मैंने कदम पीछे लिए तो मेरे एंसेस्टर्स के ऊपर सवाल उठने लगेंगे, इसलिए सीनियर आइए। मांजिन दोनों हाथों को बीट के बोलते हा लड़के तेरी जुबान सच में पहनी है। चलो आज तो ये असली पावर को दिखाता हूँ। टेक्निक दी 4 एलिफेंट पावर 4 एलिफेंट हो। रंबलिंग आवाजों के साथ मांजिन का शरीर फूलने लगा था। वो कुछ ही पलों में हजारों फुट बड़ा कोलोसल बन जाता है। वो बेसिकली इंसान नहीं बल्कि एक मेमथ जैसा लग रहा था, जिसके 4 बड़े बड़े खुर होते हैं। इनके हल्के से प्रेस होने से स्पेस चकनाचूर होता है। हेवन और अर्थ की एनर्जी उबलने लगती है। जब स्पेस की वो क्रीकिंग आवाजें शुजुइंग के कानों में जाती हैं, वो कांपती होठों के साथ बोलती है जियान। उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही थी। मांजिन के पास 4 एलिफेंट्स की पावर थी और उसकी लेट से A स्टार दोशियान की स्ट्रेंथ ये उसकी रॉ पावर को नियर इनकारनेशन तक पहुंचा देती है। इस मंजर को देख के जियान भी ठंडी सांस लेके बोलता
बोलता है हो तुम डरावने हो, लेकिन मुझे इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर एक के बाद एक जान के ट्रम्प कार्ड रिलीज होते हैं, जैसे ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, अनडाइंग विंग स्पैरो, इमोर्टल गोल्डन बॉडी और डीमन एम्पर फॉर्म। बूम 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 शाबू शाबू की आवाज के साथ एक बड़ा सा एनर्जी स्टॉर्म बना था, जो जियान को अपने सेंटर में लेता है। ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन से उसकी पूरी बॉडी को गोल्डन शील्ड ने ढक लिया होता है। ये खतरनाक लेवल का डिफेंस था। फिर उसके पीछे होता है अनडाइंग विंग स्पैरो का शैडो। ये 200 एक शॉल की तरह जियान के शरीर से लिपट जाती है। इसका काम था किसी फेटल ब्लो को रोकने का। वही भी इमोर्टल गोल्डन बॉडी ये किसी गोल्डन गॉड की तरफ से ढक लेती है। फिर उसके ऊपर भी शैडो दिखाई देती है डीमन एम्पर की, जिसकी कोल्ड आंखें एलिफेंट फॉर्म के ऊपर टिकी हुई थी। वो मांजिन अपने मुंह से हाथी वाली आवाज निकालता है। उसके चारों एलिफेंट वाले पैर धड़ाम की आवाज के साथ स्पेस को फ्रैक्चर कर देते हैं। वो सबसे पहले डीमन एम्पर की शैडो से टकराया था। तेज बूम की आवाज गूंजती है। जब डीमन एम्पर की इल्यूजरी शैडो फेड होती है, अगली बारी आती है इमोर्टल गोल्डन बॉडी की। जगह जगह पे क्रीकिंग बैंग बैंग की आवाजें गूंजती हैं। जैन दाती मिस की बोलता लगता है मैंने वैसे हल्के में ले लिया। वो समझ गया था कि 4 एलिमेंट दरअसल ऑलमोस्ट रिइंकार्नेशन लेवल की पावर को रखता है। उसका राइट हैंड उठता है आसमान की तरफ। जैन कहता है पैटर्न ऑफ द डोमिनेशन मिराज स्काई कर्टन। न जाने कहां से ब्लब ब्लब की आवाजों के साथ कई पानी की लहरें जैन की तरफ बढ़ने लगी थी। ये पैटर्न ऑफ डोमिनेशन जो उसके हाथ के ऊपर था, वो तुरंत उसके सामने 1000 फुट चौड़ा वाटर कर्टन बना देता है। इसी वाले कच्चा की वाइट से उसकी इमोर्टल बॉडी में दरार फैल जाती है। एलिफेंट की शैडो के अंदर से मांजिन हंस के बोलता है लड़के मान गया। जैन दांती मीस के बोलता है नहीं। उसकी हड्डियां भी चरचराने लगी थी। डोमिनेशन वाटर कर्टन में भी क्रैक्स फैलने लगते हैं। मांजिन अपना एलिफेंट वाला सिर हिला के बोलता है लड़के मान जा, वरना आज तू मेरे पैरों के तले कुचला जाएगा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई होती है। हाउएवर इसी इंस्टेंट में जैन के माथे पे दिखाई देती हैं कुछ गोल्डन लाइंस, और उसके शरीर को ढकने वाले ब्लू स्केल्स अचानक से गोल्डन होने लगे थे। वो कहता है नहीं मैं हार नहीं मार सकता। इतना पास आ जाने के बाद अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। जब डिटर्मिनेशन से भरे शब्द और लोगों के कानों में जाते हैं, इन सब के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। खासकर जब वो देखते हैं जियान की बॉडी कंडीशन को। वो बुड्ढे बोलते हैं ड्रैगन किंग के स्केल, क्लैन पैटर्न और 5 होली फ्लेम। अगर इसका सामना रिइंकार्नेशन से भी होता है तब भी लड़का म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ऐसा टैलेंट अपने क्लैन की वजह से हमारे सामने प्रायश्चित करने आया, लेकिन फिर भी हमने अभी शुजू की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने क्लैन मेंबर से बोलती तुम सबको दिख नहीं रहा है, वो हमारी नफरत को पिघलाने के लिए खुद को तोड़ रहा है और तुम लोग। वो फिर फैंग वार्नर की तरफ देखे बोलती मिस्ट्रेस क्या हम गलत कर रहे हैं। उस कोलिजन के सेंटर में खड़ा हुआ जियान अपने आखिरी डिफेंस पे डटा हुआ था। वो किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश नहीं करता। वहीं पे मांजिन के जो अटैक्स होते हैं वो सबके दिल को गिल्ट से भर देते हैं। अभी मिस्टर फैंग वार्नर चुपचाप से जान को देख रही थी, लेकिन असल में उनके दिमाग में थी शाओ यंटियन। फिर वो धीरे से बोलती हैं सही गलत जो भी हो, लेकिन लिटिल गाय मुझे पसंद है। अब इन शब्दों में कोई गुस्सा नहीं बल्कि नरमी होती है। जैन ने अपने बिहेवियर अपने तरीकों से दिखा दिया था कि गार्डियंस और शाओ क्लैन के बीच की खाई को थोड़ा सा भरा जा सकता है। वो पुरानी नफरत थोड़ी हल्की पड़ने लगती है। लोग शर्मिंदगी से भर गए थे। ऑफकोर्स इसके बदले में जैन जो कीमत चुका रहा होता है वो भी छोटी नहीं होती। वो यहाँ तक बस अपनी इमोर्टल बॉडी की वजह से टिक पाया है। उन 4 हाथियों के पैरों से कुचले जाने वाला जियान, जिनकी हड्डियों का अंदर ही अंदर चूरमा बन रहा होता है, वो मन में बोलता है शाओ क्लैन के पेट्रियार्क लगता है आप सच में मुझे सैक्रिफिशियल पॉन की तरह देखते हो। 5 होली फ्लेम्स को पोजेस करने के बाद भी आज वैसी सिचुएशन में था कि वो जानबूझ के काउंटर अटैक नहीं कर सकता। कुछ और सेकंड्स में उसके जोड़ों में से क्रैक क्रैक की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस इंस्टेंट में जान के लास्ट डिफेंस भी टूट जाते हैं। बूम के आवाज साथ वो सीधा जमीन पर गिरा था। उसका शरीर नीचे कई मीटर गहरा गड्ढा बना देता है। अभी जियान की सीने की दर्जनों हड्डियां टूट चुकी होती हैं। मुंह, आंख, कान, नाक से खून बाहर आ रहा था। साथ में उसकी बॉडी में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे उसकी सोल शैटर होने वाली हो। हाउएवर इसी इंस्टेंट में जियान के शरीर के अंदर होते हैं बदलाव। अब तक वो इमोर्टल पावर जो कि चुपचाप से उसके अंदर बैठी थी, इन जानलेवा घावों का सामना करने की वजह से ये फाइनली एक्टिवेट होती है। देखते देखते उसकी इंजरीज बढ़ने लगती हैं। उसके चारों तरफ की एंशिएंट हम की आवाजें गूंजती हैं। इस नई पावर को महसूस करके जियान धाड़ की बोलता है वापस जाओ। वो फील कर पा रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस ने गार्डियंस के विश्वास को काफी हद तक जीत लिया है, और अब जो इमोर्टल पावर उसके शरीर के घाव को भर रही है, लगता है उसके इतने एफर्ट्स बर्बाद नहीं गए। बेसिकली इस इमोर्टल पावर ने जियान के शरीर के कोर को ढक लिया था। जैसे अगर उसकी बॉडी तबाह भी हो जाती है वो तब भी जिंदा रह पाएगा, मतलब रिइंकार्नेट कर पाएगा। खैर उस धूल मिट्टी की वजह से बाहर से दिखाई नहीं देता है कि आखिर हो क्या रहा है। बस शुजिंग और बाकियों ने जियान को जमीन पर टकराते हुए देखा था। शुजिंग चिल्ला के बोलती है जियान जियान, रोना शुरू कर देती है। बिना हेजिटेशन के वो कूद पड़ी थी गड्ढे में। तभी उसके कान में जियान की कमजोर सी आवाज आती है कि मैं। वो अपने शरीर को मोड़ना चाह रहा था लेकिन हरकत नहीं कर पाता। ऑल्दो इमोर्टैलिटी उसके घाव को बढ़ने नहीं दे रही थी, लेकिन वो इंजरी उसे बहुत खतरनाक पेन फील करवाती
आती है। जियान की आवाज को सुन के शुजुई की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। स्पेशली जब उसने जियान की हालत को देखा था तो दिल टूट जाता है। वो आगे पॉइंट करके बोलती है तुम। अभी जियान का शरीर नीचे चट्टान से चिपका होता है। वो पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था। उसके सीने को चीर के कई पसलियां बाहर आ रही होती है। बॉडी में जगह जगह पे छेद हो चुके थे। लेकिन जियान तब भी अपनी आंखें बंद करके कमजोर आवाज में कहता है मैं ठीक हूँ, बस एक अटैक और बाकी है। इन शब्दों को सुन के शुजुई अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो बार बार उसकी तरफ पॉइंट करके बोलती जियान तुम ऐसा क्यों। कुछ देर बाद फैंग वानर के साथ साथ और भी लोग यहाँ अपेयर हुए थे। ये भी रोते हुए शुजुई और लवलुआन जियान को देखते हैं। फैंग वानर के पीछे एक मिडिल एज वुमन खड़ी होती है जो धीमी आवाज में बोलती है मिस्ट्रेस इसे आप मुझे सौंप दीजिए। उस औरत को देख के शुजुई गिड़गिड़ाने लगी थी। वो बोलती चलो प्लीज जियान को बचा लो। वो चाहता तो इन दर्दों को सहने की उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सब उसने हमारे और शाओक्लन के लिए किया। वेल्डर जिनका नाम था चियान रोई, वो 2 उंगलियों के शारीरिक एनर्जी बैरियर को बनाती है जिसमें जियान और शुजुई सुरक्षित थे। इस बैरियर की वजह से बाहर खड़े लोग देख नहीं पाते कि अंदर हो क्या रहा है। ये सब वहीं पे खड़े रहते हैं। इतनी कम उम्र में इस लड़के ने जैसे अचीवमेंट्स को हासिल किया है और अब तक इसने जैसा व्यवहार दिखाया है, उन गार्डियंस में से ऑलमोस्ट कोई नहीं चाहता था कि जियान की जान चली जाए। ये सब चुपचाप से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ रोशनी की बैरियर के अंदर जियान की सांसें स्थिर होने लगती हैं। हम फोकस करते हैं फैंग वानर के ऊपर जो तक भाग चुकी थी कि जियान और शुजुई काफी पहले मिल चुके हैं। वो पूछते हैं शुएर ये सब क्या है। अब यहाँ पे शुजुई की मास्टर या फिर मदर ऑथर ने मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। लेकिन शुजुई बोलती है माँ जियान वही शाओक्लन का डिसेंडेंट है जो मुझे तब मिला था जब मैं एम्पर बर्ड को लेने बाहर गई थी। वो धीरे धीरे करके एक चीज बताने लगती है। ऑफकोर्स जो ब्लैक यिन यांग हार्ट की वजह से दोनों के बीच में हुआ था ये चीजें उसने छिपा ली होती है। मामले को समझने के बाद फैंग वानर की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहती हैं तो सच में शाओक्लन का डिसेंडेंट है। इसमें वो लक्षण देखते हैं। ओल्ड फैंग वानर को ये मानना पड़ेगा कि ये लड़का सच में अनोखा था। और तो उनके मन में अभी शक होता है कि जियान पूरी तरह से अकेला नहीं है। स्पेशली अगर इस लड़के की कोई वाइफ वगैरह होती है तो शुएर का क्या होगा। दूसरी तरफ जियान को लेकर शुजुई के मन में ऐसी कोई भावना होती नहीं है। फ्यूचर में जियान की हेल्प से वो डीमन वर्ल्ड की डीमन सोर्ड को कंट्रोल करेगी और बनेगी शाओक्लन की सबसे पावरफुल गार्डियन, द डीमन सोर्ड किंग फ्रैग्रेंट स्नो एम्परर। ऑफ कोर्स ये बात तो फ्यूचर की होती है। अब कोई मुझसे ये मत पूछना कि लास्ट अटैक का क्या हुआ। जियान को प्रॉपर रेस्ट के लिए ले जाया जाता है। हम सीधे 1 महीने के बाद के सीन को देखते हैं। इस समय के दौरान शुजुई को छोड़ के बाकी के सारे पावर हाउसेस अपनी अपनी पोस्ट पे वापस लौट आए थे। लगातार होने वाली बैटल्स की वजह से मामला पूरा बिगड़ चुका होता है, इसलिए इस जगह पर रहना बिल्कुल असंभव है। हम फोकस करते हैं उस गार्डियन मूजिक के ऊपर जो सामने के पहाड़ की दरारों को देख के बोलता है मिस्ट्रेस अब ये जगह रहने लायक नहीं है, हमें जल्दी फैसला करना होगा। पास में ही हवा में फ्लोट करने वाली फैंग वानर अपने सर को हिलाती हैं। वो कहती हैं बाकी पावरफुल लीडर्स को अपने सेक्स लौटने दो, हमें इनकी ताकत जल्दी चाहिए होगी। मूजिक बोलता है लेकिन इस तरीके से हमारे पास बस 8 गार्डियंस रह जाएंगे। फैंग वानर रिप्लाई करती है 8 ही ठीक है, जब तक आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस बचा रहता है हमारे एंसेस्टर्स का नाम चलता रहेगा। और भी कुछ बोलने वाली थी लेकिन तभी हेवन और अर्थ की एनर्जी में कई वॉलेंट बदलाव आने लगते हैं। बेसिकली मामला उथल पुथल होने लगा था। चारों तरफ से क्रैश की आवाज साथ और इकट्ठा होता है। स्पेशली जिस एरिया में इकट्ठा हो रहा था वो उसे ये देख के बोलता है जियान की ब्रेथ है। लगता है इस बच्चे ने 7 स्टार दूसरा लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। फैंग वानर नॉड करती है, फिर वो कहती है चलो। सीन होता है चेंज। ये वो जगह थी जहाँ पे जियान और शुजुई खड़े होते हैं। शुजुई के हाथ में 2 प्रिज्म जैसे क्रिस्टल चमक रहे थे और चेहरे पे दिखाई देती है एक डिटर्मिनेशन। शुजुई सीरियस टोन में जियान को बताती है इन होली फ्लेम्स को हमने तुम्हारे लिए बचा के रखा था और अब क्योंकि तुम सेफली जाग गए हो तो तुम्हें वापस लौटाती हो। हाउएवर ये देखिए जियान के माथे बड़ी बड़ी ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। वो बोलता है क्या तुम प्लीज फालतू का ड्रामा मत करो, मेरे सर्वाइव करने में तुम्हारा योगदान भी कम नहीं है। अगर तुम फोर्सफुली होली फ्लेम्स को अपनी बॉडी से अलग करती हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इससे तुम्हारा सोर्स भी डैमेज हो सकता है और आगे चल के। वो ज्यादा बकवास नहीं करता, वो मनी मन में कहता है मैं अभी भी मौत के दरवाजे से वापस लौटा हूँ और ये लड़की मेरे लिए फिर से टेंशन बढ़ा रही है। ये सच था कि होली फ्लेम शाओक्लन की इनहेरिटेंस का हिस्सा होती है, लेकिन उस समय भारी दुश्मनों से बचने के लिए गार्डियंस ने इसे फॉलो करके इसका इस्तेमाल किया था। और जियान के लिए होली फ्लेम बहुत प्रीशियस होती है लेकिन वो शुजुई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस होली फ्लेम को फोर्सफुली रिमूव करने की कीमत बहुत भारी है। उसे इन दोनों इनहेरिटेड होली फ्लेम्स को खोने का अफसोस था लेकिन गार्डियंस की एक्सेप्टेंस मिलने की उसे खुशी भी थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि स्क्वायर के बीच में जो ब्लैक स्टोन है और उसे चीज का राज मालूम पड़ेगा जिसे गार्डियंस हजारों सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। जब ये सब विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं फैंग वानर और हाई लेवल के लीडर्स उसके पास में अपीयर होते हैं। फैंग वानर पूछती हैं क्या हो रहा है। चियान रोई जो कि जियान का इलाज कर रही थी वो नोट करके बोलती है मिस्ट्रेस शुएर अपनी बॉडी से होली फ्लेम्स को फोर्सफुली निकाल के जियान को देना चाहती है। क्लियरली ये मामला चियान रोई के दायरे का नहीं था। ये सुन के
फैंगवानर की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो डांटते हुए कहते हैं श्योर ये कैसी नासमझी है। शूजिंग पहुंच चढ़ा के बोलती असल में उसका ही है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। उसकी जिद साफ उठती है कि उसे जियान का कोई कर्ज नहीं रखना और ये सुन के तो जियान का पूरा माथा जलने आता है। इस लड़के की आंखों में गहराई से देखने के बाद फैंगवानर कहती है ठीक है अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो लौटा दो। ये देखी जियान पागल हो जाता है। वो कहता है रुक जाओ ये मत करो। वो फटाक से दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल्स को वापस ढके लेता है। वो जानता था कि अगर उसने इन दोनों होली फ्लेम्स को हासिल कर लिया तो वो सिर्फ एक साथ दूसरा ब्रेक थ्रू नहीं करेगा बल्कि रिइंकार्नेशन को भी छू सकता है। लेकिन फिर वो जियान नहीं रहेगा। उसके ऐसे रिएक्शन को देख के शूजिंग हेस्टेट करती है। उसके चेहरे पे उलझन साफ दिख रही थी। जियान बात घुमा के बोलता सीनियर मिस्ट्रेस क्या आप देख रही हो ये रेल पूरी तरह से टूट चुका है अब यहाँ पर रहना मुश्किल होगा। फैंगवानर आंखें से घूर के बोलती है हाँ ये सही है तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। जियान के चेहरे पे चालाकी से भरी स्माइल आती है। वो एक्सप्लेन करता है कि जूनियर ने एंडलेस फायर टेरिटरी नाम की एक फोर्स बनाई है हमारे हेडक्वार्टर से ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट में। अगर सीनियर आपको आपत्ति न हो मैं आप सबको एंडलेस फायर टेरिटरी में इनवाइट करता हूँ। आपको वहाँ पे हाई लेवल के एल्डर्स की पोजीशन दी जाएंगी स्पेशली इस तरीके से जब हमारी पावर पूरी हो जाएगी तो हम साथ में अंडर वर्ल्ड भी जा सकते हैं। ये सुन के फैंगवानर गहरी सोच में पड़ गई थी। फिर उसे रिला के बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। आखिरकार उनके पीछे बस 8 गार्डियंस रह गए होते हैं। ऐसे में जियान के साथ जाना ही सही था। तभी जियान अपनी नजरों को ले जाता है उस काले रंग के स्टोन के ऊपर जो कि उस टेरिफाइंग बैटल के बाद भी अभी बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसकी सील खरोंच तक नहीं आई थी और इसमें से निकल रहा होता है वो एंशिएंट ऑरा। जियान पूछता है सीनियर मिस्ट्रेस अब जबकि सब कुछ सुलझ चुका है तो ये पत्थर पास में खड़ी हुई मिडिल एज वुमन जिसका नाम चान रोई होता है वो अपनी इंचेंटिंग आवाज में बोलती लिटिल ब्रदर तुम्हारी एम्बिशन सच में कमाल है। बाकी के 8 लोग भी एक दूसरे को देखते हैं। ये भी साफ महसूस कर पा रहे थे कि पत्थर में कुछ गहरे राज छिपे हुए हैं। तभी शूजिंग बोलती अगर हमें 20 कैंप बदलना है तो ये पत्थर साथ में ले जाना ही होगा। उस स्टोन के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। फैंगवानर को सोच के बोलती है ठीक है कोशिश कर सकते हो लेकिन याद रहे कि शाओक्लन के काउंटलेस पावर हाउसेस ने इसे अपनी जान को दे के बचाया है और हम इसकी हजारों सालों से प्रोटेक्शन कर रहे हैं लेकिन इसे कोई छू भी नहीं पाया। परमिशन मिलते ही जान बहुत खुश हो जाता है। उसे झुका के बोलता है सीनियर थैंक यू। फैंगवानर अपनी हाथ से इशारा करते हुए बोलती है सब पीछे हट जाओ मैं सील फॉर्मेशन को खोल रही हूँ। फिर उन्होंने जान को देखा था। वो कहती है तुम्हें अंदर अकेले ही आना होगा इसमें बस कुछ मिनट्स का समय मिलेगा। अगर तब तक इसके सीक्रेट्स को तुम क्रैक न कर पाए तो बच्चे मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन सोलम हो जाते हैं। खैर मिस्टर फैंगवानर टाइम वेस्ट नहीं करती है। उनका वो जेड स्टाफ हल्का सा हिलता है। इसमें से वाइंग की वाई सा देखते ही रोशनी निकलती है। ये उस एंशिएंट ब्लैक स्टोन की तरफ बढ़ गई थी। इसके रिस्पॉन्स में स्टोन में से जो ऑरा निकला था वो इनकार्नेशन के लेवल से कई गुना ऊपर होता है। इस मोमेंट में फैंगवानर का चेहरा सफेद पड़ गया था। इस फॉर्मेशन को बस एक्टिवेट करने के लिए उन्हें अपनी 90% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो कहती है अंदर जाओ। जाने गहरी सांस भरता है। फिर गूंजती क्रैक वूश की आवाज। वो सीधा उस ब्लैक स्टोन के अंदर चला गया था। अब उस पत्थर के अंदर ऐसे क्या राज छुपे होंगे पहले इसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगले एपिसोड की शुरुआत होगी एक राज से और एक परेशानी। फिर हमें एंडलेस फायर टेरिटरी का सीन दिखाया जाएगा। हम ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होंगे। बेसिकली चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं करा जा रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। जैसे शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड को आप तुरंत देख पाओगे और जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहें वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो यहाँ इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमारा मिलना होगा कल।